जय हिंद साथियों। 16 नवंबर का सबसे पहला डेली करंट अफेयर्स आप सभी के सामने आ गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 की घोषणा हो गई है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है शरद कमल अचंता को। कौन है शरद कमल अचंता? तो आप याद रखिएगा, ये टेबल टेनिस प्लेयर हैं। ये कौन है? ये टेबल टेनिस प्लेयर है। एकमात्र व्यक्ति को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। लक्ष्य सेन कौन है? ये बैडमिंटन प्लेयर है। बैडमिंटन प्लेयर है। विकास ठाकुर ये वेट लिफ्टर है। कौन है ये? वेट लिफ्टर। देखिए, आर प्रज्ञान आनंद कौन है? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चेस प्लेयर है। अभी हाल ही में इन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया है। तो आपसे खिलाड़ियों का खेल भी पूछा जा सकता है, तो इन सभी खिलाड़ियों का नाम आप याद रखिएगा। अब मैं आपको पूरी डिटेलिंग देने वाला हूं। खेल रत्न पुरस्कार अभी हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए गए हैं, इसके बारे में। साथियों, इसकी घोषणा कौन करता है? तो भारत के केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के मंत्री, क्या नाम है इनका? अनुराग ठाकुर ने 14 नवंबर को इसकी घोषणा की है। मैंने इसका एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप उसे भी जा करके देख सकते हैं। शरद कमल टेबल टेनिस प्लेयर हैं। इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। यदि आपसे पूछा जाए कितने व्यक्तियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बाद सर्वोच्च पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार होता है। 25 खिलाड़ियों को दिया गया है अर्जुन पुरस्कार। साथियों, अचंत शरद कमल इन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में। मेंस सिंगल्स में, मिक्स डबल्स में, मेंस टीम्स में इन्होंने क्या किया है? अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया है। देखिए, इनके नाम में कमल लगा हुआ है और कमल भी पूरे भारत में भी खिला हुआ है। तो आप याद कर लेंगे इनका नाम छोटी सी ट्रिक से। ऑप्शन में आएगा अचंत शरद कमल, तो आप आसानी से बता सकते हैं केवल एक व्यक्ति को मिला है। दोस्तों, 2021 के दोहा में भी इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात आई है तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। 4 साल की पीरियड में जो बहुत अच्छा काम करते हैं खिलाड़ी, उनको यह पुरस्कार मिलता है। पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन 2021 में इसका नाम बदला गया मोदी सरकार के द्वारा, और इसका नाम ध्यानचंद जी की याद पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। दोस्तों, आमतौर पर जो खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त पे मनाया जाता है। 29 अगस्त को ही खेल दिवस के अवसर पर ही खेल पुरस्कारों की घोषणा हो जाती है। इस बार लेट हुई है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1991-92 में हुई है। 25 लाख रुपए की राशि मिलती है। सबसे पहला खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद थे जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। अर्जुन पुरस्कार, इसमें भी मैं आपको बता देता हूं, 1961 में इसकी शुरुआत हुई है। 15 लाख रुपए की राशि मिलती है। 25 लोगों को मिला है। 4 साल में जो बेस्ट खेल दिखाता है उसे मिलता है अर्जुन पुरस्कार। यहां पर 25 लोगों का नाम मैं तो नहीं बोल पाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूं। लक्ष्य सेन बैडमिंटन प्लेयर, नयन मोनी सैकिया लॉन बाउल, साक्षी कुमारी कबड्डी, सुशीला देवी जूडो, आर प्रज्ञान आनंद शतरंज के प्लेयर हैं। तो आपको ये पूरा याद रखना होगा। एग्जाम में आपसे किसी भी प्लेयर का खेल पूछा जा सकता है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पीडीएफ भी मिल जाएगी, वहां पर भी आप जा करके सारे पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। इसके साथ मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए। मैंने इसका डिटेल्ड वीडियो कवर किया है, अभी हाल ही में मैंने ये वीडियो डाला है, आप जा करके चैनल पर देख सकते हैं। साथियों, द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करेंगे तो द्रोणाचार्य पुरस्कार टीचर्स को मिलता है, ट्रेनर्स को मिलता है, जिन्होंने 4 साल की पीरियड में एथलीटों को ट्रेनिंग दी है और एथलीटों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया है। 1985 में इसकी शुरुआत हुई है। 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है और पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कुश्ती कोच भालचंद्र भास्कर भागवत थे। साथियों, द्रोणाचार्य पुरस्कार की पूरी लिस्ट है यहाँ पर, आप इसे भी पढ़ लीजिएगा। नियमित श्रेणी में
जीवन जोत सिंह तेज को मिला जो कि तीरंदाजी से हैं, और भी प्लेयर हैं। एक लाइफ टाइम श्रेणी में मिलता है, 2011 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो लाइफ टाइम श्रेणी में उन्हें मिलता है जो 20 साल से ज़्यादा प्रशिक्षित कर रहे हैं, उनको मिलता है लाइफ टाइम श्रेणी। और वहीं पर द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में 4 साल की अवधि में। समझ गए ये डिफरेंस इन दोनों में। साथियों, लाइफ टाइम अचीवमेंट, देखिए एक ध्यानचंद्र पुरस्कार भी होता है, तो ध्यानचंद्र पुरस्कार भी यहाँ पे घोषित हुए 4 व्यक्तियों को मिला हुआ है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी सबसे पुरानी ट्रॉफी है और गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को मिला है जो कि अमृतसर की है। सबसे ज़्यादा बार इसी ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीती है। ये किसी यूनिवर्सिटी को मिलता है। इसके अलावा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार उन्हें मिलता है जो खेल को प्रमोट करते हैं, आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें है ट्रांसटेडिया एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान, लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन। आप पढ़ रहे हैं डेली करंट अफेयर्स और मैं हूं राजा गुप्ता। मैं आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं, 25 से 30 मिनट में सारी क्लास कराता हूं। यहाँ पर आपको स्पेशल स्टैटिक जीके मिलता है, ऑल जीएस सब्जेक्ट कवरेज मिलता है सबसे आखिरी में। यूट्यूब में कहीं भी नहीं होता है ऐसा कि 25 से 30 मिनट में आपको क्लास मिले। डेली करंट अफेयर का टेस्ट डेली करवाता हूँ जब से स्टार्ट किया है, और अब आपके साथ जीके भी जुड़ गया है। सबसे आखिरी में हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, कौन कहता है कि आकाश में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो मेरे यारो। तो दोस्तों, मेहनत करने से, परिश्रम करने से कभी मत डरो। अपनी इच्छा शक्ति प्रबल रखो, सब कुछ मिलेगा जो तुमने कभी सोचा नहीं। पर मेहनत नहीं करोगे तो फिर नहीं जान पाओगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलिए, 15 नवंबर 2022 को दुनिया की जनसंख्या कितनी हो गई है? तो मुबारक हो, अब 800 करोड़ हो गए हैं, यानी आपकी पॉपुलेशन 8 अरब पहुंच गई है। चिंता का विषय है क्योंकि संसाधन कम है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ेगा। तो दुनिया में 800 करोड़वा बच्चा जन्म लिया है और ये साइट है www.worldmeters.info। यहाँ पर आपको जानकारी मिल सकती है। 1:30 पर इस बच्चे ने जन्म लिया और वो 8 अरब हमारी जनसंख्या पहुँच गई है। साथियों, ये जो रिपोर्ट है यूएन जारी करता है पॉपुलेशन पर, और दुनिया की आबादी में 200 करोड़ की बढ़ोतरी देखी गई है 24 साल में। दोस्तों, धरती पर किस प्रकार से हम बढ़े हैं? 1 से लेके 1804 तक हम 0.2 से 1 अरब थे, और 1804 से 2022 218 साल में हम 1 से 8 अरब हो गए। लगभग 200 सालों में हम 8 गुना हो गए। साथियों, दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चीन की है, सेकंड नंबर पर भारत की है, थर्ड नंबर पर अमेरिका की है। जल्दी भारत चीन को भी पीछे करेगा, रुकना पड़ेगा हमें, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है ना, आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। वहाँ पर आपको वीडियो मिलेगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगा, वहाँ पर आपको डेली क्विज भी मिलेगा। आप लोग बताना अपना फीडबैक, कैसा लग रहा है क्विज दे करके। एकदम हम लोगों ने प्रॉपर करके रखा है ताकि सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाए। भारत का पहला भारतीय जैविक डेटा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो पहला जैविक डेटा यानी फर्स्ट इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर जहाँ पर जीन्स, आनुवांशिक लक्षण रखे जाएंगे, वो है फरीदाबाद में। कहाँ पर? फरीदाबाद में। भारत के केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं, अर्थ एंड साइंस मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह। इन्होंने फरीदाबाद कहाँ पर है? हरियाणा में है। जीवन विज्ञान डेटा के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार जैविक डेटा केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया है। दोस्तों, इनमें उन लोगों को भी शामिल किया जाएगा, उन कम्युनिटी को भी शामिल किया जाएगा जिनकी पॉपुलेशन खत्म होने वाली है। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, तो उसका डाटा रिकॉर्ड हम रख लेंगे और भविष्य में हो सकता है हम वापस से उसके जैसा तैयार कर पाएं। तो भारतीय शोधकर्ता जैविक डेटा संग्रहित करेगा।
डिजिटल डेटा को ब्रह्म नाम का एक 4 पेटाबाइट सुपर कंप्यूटर है, उस पर इसको स्टोर किया जाएगा। यह परियोजना उन आबादी पर भी केंद्रित है जो खत्म होने वाली है, जो संवेदनशील है। चलिए साथियों, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। पिछले वर्ष हमने जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत की थी। इस वर्ष हम दूसरा जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं। 3 नवंबर को हमने पहली बार वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे मनाया है। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। 7 नवंबर को हम बनाते हैं नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं। 11 नवंबर को मनाते हैं नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं। तो 15 नवंबर को किसकी याद पर यह दिवस मनाया जा रहा है? तो बिरसा मुंडा जी की याद पर। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य पर। दोस्तों, इसके अलावा झारखंड का स्थापना दिवस भी 15 नवंबर को मनाया जाता है। साथियों, मैं आपको बिरसा मुंडा जी के बारे में बताऊंगा। इन्होंने 19th सेंचुरी में क्या किया? ब्रिटिश शासन के दौरान इन्होंने मॉडर्न झारखंड और बिहार के जो ट्राइबल एरिया था उन सबको एक किया और आंदोलन के लिए नेतृत्व किया कि तुम लड़ो, अंग्रेजों से लड़ो, तुम लड़ सकते हो। तो मुंडा विद्रोह हुआ था 1899-1900 में। कहां पर? रांची के दक्षिण में हुआ था। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में तो आदिवासी आंदोलनों में जो आदिवासी आंदोलन था उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट आंदोलन था बिरसा मुंडा। इन्होंने चेतना जगाई, लड़ने की हिम्मत जगाई लोगों में, इस वजह से काफी जाने जाते, काफी लोकप्रिय हैं। झारखंड के बारे में यहां पर डिस्कशन करेंगे। तो झारखंड 2000 में बना है। सवाल उठता है किस राज्य से अलग होकर? बिहार राज्य से अलग होकर। झारखंड की कैपिटल है रांची। झारखंड किन किन राज्यों की सीमाओं से छूता है? तो पहला तो बिहार से अलग हुआ तो बिहार होगा। दूसरा है इधर से वेस्ट बंगाल, इधर से देखिए उड़ीसा है, इधर से देखिए छत्तीसगढ़ है और यहां से आप देखिए तो उत्तर प्रदेश है। 5 राज्यों की सीमा छूती है झारखंड को। झारखंड अपने मिनरल्स के लिए जाना जाता है, ठीक है, खनिज भंडार के लिए जाना जाता है। 40% भारत का जो मिनरल है झारखंड में पाया जाता है। साथियों, अगला प्रश्न है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कार्लोस सौरा को प्रदान किया गया। क्या नाम है? कार्लोस सौरा। कौन है कार्लोस सौरा? तो स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर हैं। आप सभी को मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया था कि अभी प्रेजेंट में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव चल रहा है। कहां पर चल रहा है? गोवा में चल रहा है, 53 एडिशन का। तो उसी उपलक्ष्य पर सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथियों, 20 नवंबर से 28 नवंबर तक चलेगा। इस बार फ्रांस जो है स्पॉटलाइट वाला देश है और कंट्री फोकस पैकेज के तहत इसकी 8 फिल्मों की स्क्रीनिंग यहां पर की जा रही है। साथियों, कल हमने नॉलेज फैक्ट्री में कुछ महत्वपूर्ण राज्यों के राज्यपाल पढ़े थे, तो कल हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। झारखंड के राज्यपाल है रमेश बैस, कर्नाटक के हैं थावर चंद्र गहलोत, केरल के हैं मोहम्मद खान, एमपी के हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल, महाराष्ट्र के हैं भगत सिंह कोश्यारी, मणिपुर के हैं ला गणेशन, मेघालय के हैं बीडी मिश्रा जिन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, मिजोरम के हैं डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति, नागालैंड के हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी, इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये असम के भी राज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय ओलंपिक संघ IOA के एथलीट आयोग के सदस्य कौन बने हैं? अच्छा प्रश्न है। तो इसमें उपरोक्त सभी उत्तर हैं। MC मैरी कॉम, PV सिंधु, मीराबाई चानू, गगन नारंग, ये सभी बने हैं एथलीट आयोग के सदस्य। ओलंपिक पदक विजेता हैं MC मैरी कॉम, PV सिंधु, मीराबाई चानू और गगन नारंग, इन्हें शामिल किया गया है।
अन्य सदस्यों को भी शामिल किया गया है यहाँ पर। अचंता शरद कमल, जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल को भी शामिल किया गया है। साइकिल चालक, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर भवानी देवी को भी शामिल किया गया है। रोवर बजरंग लाल को भी शामिल किया गया है और पूर्व शॉट पुटर ओपी करहाना को भी शामिल किया गया है। साथियों, अगला प्रश्न है सी विजिल 22, यह एक रक्षा अभ्यास है, कहां पर इसकी शुरुआत हुई है? तो सी विजिल 22 पूर्वी समुद्री तट, भारत के यहाँ पर एक पूर्वी तट है, ये पश्चिमी तट है, यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ऑन द ईस्टर्न सीबोर्ड सी विजिल 22 का अभ्यास किया जा रहा है। अब किसके बीच में किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, दोनों समझते हैं। तो ये भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय सीमा शुल्क और अन्य जो बहुत सारी समुद्री एजेंसी हैं जो हमारी कोस्ट की रक्षा करती हैं, हमारे तट की रक्षा करती हैं, वो सभी इसमें शामिल हैं। 2 दिन का अभ्यास है, 15 नवंबर से चल रहा है और इस अभ्यास को इसलिए किया जाता है क्योंकि आप सभी को पता है 26/11 का जो हमला था, जो आतंकवादी एंटर हुए थे भारत में, वो तट से ही एंटर हुए थे मुंबई में। तो हमारा जो कोस्टल सिक्योरिटी होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, क्योंकि हम लैंड बाउंड्री को तो संभाल लेंगे, वहाँ पे तो लोग भी रहते हैं, पर सी बाउंड्री को भी देखना ज़रूरी है। भारत की इंटरनल कहीं पे डैमेज ना हो, इसके लिए हमारी ज़रूरत है कि हम तटीय सीमा को भी स्ट्रॉन्ग करके रखे रहें। तो 26/11 की मुंबई हमले के बाद समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपाय किए गए, इसलिए अभ्यास किया जाता है। भारत की तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है, लेकिन लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को मिलाकर 7516 किलोमीटर लंबी तटरेखा है, तो पूरा कवर करती है। भारतीय नौसेना के प्रेजेंट में अध्यक्ष है एडमिरल आर हरिकुमार। भारतीय तट रक्षक बल की बात आई थी, इसके प्रमुख है BS पठानिया। हाल ही में हरित ऊर्जा खुली पहुंच पोर्टल किसने लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च द ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल? तो यह है राजकुमार सिंह, भारत के ऊर्जा मंत्री हैं राजकुमार सिंह। धर्मेंद्र प्रधान भारत के शिक्षा मंत्री हैं। मनोहर लाल खट्टर कौन है, कमेंट बॉक्स पे बताओ। अनुराग ठाकुर भारत के खेल मंत्री हैं। तो केंद्रीय विद्युत व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह स्वच्छ और हरित ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी क्या होती है? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती है और जो अनलिमिटेड है, जिसे हम कह सकते हैं गैर परंपरागत स्रोत। तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य सभी को सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और हरित ऊर्जा सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप 2024 किस देश में होगा? तो अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप 2024 श्रीलंका में होगा। कहां पर होगा? श्रीलंका में इसका आयोजन होगा, याद रखना। साथियों, ICC ने 2024 से लेकर 2027 तक जहां जहां पर इवेंट होने वाले हैं सबकी घोषणा कर दी, सारे आयोजन की। जो अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 होगा उसकी मेजबानी श्रीलंका करेगा। 2026 एडिशन का आयोजन जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। महिला T20 विश्व कप 2025 में मलेशिया और थाईलैंड में होगा। 2027 का आयोजन बांग्लादेश और नेपाल में होगा। 2023 में महिला T20 विश्व कप अंडर 19 दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। आज का आखिरी प्रश्न है जी शिवराम कृष्णमूर्ति, हाल ही में इनका निधन हो गया, यह कौन थे? तो यह एक फिल्म निर्माता थे, फिल्म प्रोड्यूसर थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। आपने इन्हें फिल्मों में देखा होगा। तेलुगु सिनेमा के सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्माता थे जी शिवराम कृष्णमूर्ति। साथियों, इनके बेटे हैं, काफ़ी फेमस हैं, आपने नाम सुना होगा महेश बाबू। वो तेलुगु फिल्म के प्रसिद्ध अभिनेता हैं, बहुत सारे फिल्मों का निर्देशन किया है, निर्माण किया है। अभी हाल ही में बहुत सारे निधन भी हुए हैं, आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का निधन हुआ है। 85 वर्ष के 85 ईयर्स के प्रसिद्ध गणितज्ञ RL कश्यप का निधन हो गया है।
भारत के स्टीलमैन कहे जाते जमशेदजी ईरानी, इनका निधन हो गया है। महिला अधिकार कार्यकर्ता और सेवा की संस्थापक इला भट्ट का निधन हो गया है। करंट अफेयर्स की रसमलाई जुलाई 2022। मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? शिनी शेट्टी, कर्नाटका से इनका संबंध है। पीएम मोदी ने किस राज्य में, आप सभी कमेंट बॉक्स पे चालू रहे, मैं हर एक बच्चे का कमेंट देखता हूं, बस आप ही समझ लीजिए, रिप्लाई कर नहीं पाता हूं लेकिन हर एक बच्चे का कमेंट देखता हूं, विश्वास कीजिए आप। किस राज्य में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया? आंध्र प्रदेश में। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किस शहर का है? तो ये लंदन है। ब्रिटेन की संसद ने किसको आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तनुजा केसरी को, तनुजा नेसरी को, कसेरे बोल रहा हूं। भारत के सबसे कम उम्र के विधानसभा के स्पीकर कौन बने हैं? तो ये है राहुल नार्वेकर। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 जुलाई को। कब? 3 जुलाई को। साथियों, ये था जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की रसमलाई। अब आपका होगा T10 यानी 10 प्रश्नों का टेस्ट। आपको तो मजा आता है क्योंकि पूरा पढ़ लिया, अब कोई टेस्ट करा दे तो सोने पे सुहागा। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? तो ये है विश्वनाथन आनंद। 2022 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कितने खिलाड़ियों को? 25 खिलाड़ियों को। अब मुझे एक बच्चे ने सजेशन दिया था, सर आप आयत रेक्टेंगल मत बनाइए, उसकी जगह पर आप केवल टिक कर दीजिए, ना ही आंसर लिखिए। तो मैं आपका कमेंट बॉक्स पढ़ता हूं ना, तभी आपका सजेशन लिया है। अचंत शरद कमल का संबंध किस खेल से है? तो ये टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? 1961 से हुई है। आर प्रज्ञान आनंद को हाल ही में अर्जुन पुरस्कार मिला, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो शतरंज के प्लेयर हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई है? 1991 से 1992 के बीच में। सुशीला देवी को अर्जुन पुरस्कार मिला, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध जूडो से है। झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को मनाया जाता है। भगत सिंह कोश्यारी किस राज्य के गवर्नर हैं? तो ये महाराष्ट्र राज्य के गवर्नर हैं। राजकुमार सिंह के पास कौन सा मंत्रालय है? तो इनके पास है ऊर्जा एवं विद्युत व नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। तो कितना आया स्कोर बताओ कमेंट बॉक्स पर। अब बारी है 10 प्रश्नों की, तो यहां पर 13 मत लिखो, इसको कर दो 15। 15 नवंबर कल के करंट अफेयर्स को यहां पर रिवाइज करेंगे। ये भी 10 प्रश्न। नताशा पिर्क मुसर किस देश की महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये बनी स्लोवेनिया की। प्रसार भारती के सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? गौरव द्विवेदी। चौथा कबड्डी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह है इंग्लैंड। वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में भारत के किस राज्य को रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड मिला है? तो यह है केरल। वांगला उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये मेघालय राज्य में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहां पर शुरू हुआ है? ये सारा देखो 15 नवंबर है, इसमें 13 लिखा है, मिसप्रिंट है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहां पर? न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया गया है। भारत और कौन सा देश डिजिटल साझेदारी में सहयोग के लिए सहमत हुआ है? तो यह है फिनलैंड। फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरिन। सना मरिन कल मैंने क्लास में ही सही करवा दिया था। बहुत सारे बच्चे पूरा सुनते नहीं है, बस कमेंट पे कमेंट रख देते हैं। इतना सारा बताता हूं वो पकड़ में नहीं आता। सर 25 से 30 मिनट में इतनी सारी जानकारी दे देते हो। अरे एक छोटी सी गलती अगर आगे कर दो, हालांकि मैंने 2 क्वेश्चन के बाद उसे ही सही कर दिया था, तो आप पकड़ लेते हो। पढ़ाते समय इतनी सारी चीजें लगातार आना, याद होना, एक अपने आप में थोड़ा सा देखो अंदर से कॉन्फिडेंस चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि चीजें मिस हो जाती हैं, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं। मैं भी रोबोट नहीं हूं, कंप्यूटर नहीं हूं, है ना।
बाल दिवस किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जवाहरलाल नेहरू जी के। गूगल फॉर डूडल 2022 प्रतियोगिता जीतने वाले श्लोक मुखर्जी का संबंध कहाँ से है? तो ये कोलकाता से संबंधित है। थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे किस देश की यात्रा पर हैं? तो ये फ्रांस की यात्रा पर है। बताओ इसमें कितना स्कोर किया। आज का सवाल है अचंत शरत कमल किस खेल से संबंधित है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तैयार हो जाइए, स्टैटिक जीके का पिटारा खुल गया है और आज भारतीय संविधान के स्रोत बताने वाला हूं। सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहला है भारतीय शासन अधिनियम 1935। साथियों, अगर बात की जाए तो 80% संविधान का जो हिस्सा है वो यहाँ से लिया गया है। संघात्मक तंत्रीय व्यवस्था, फेडरल जो हमारा सिस्टम है यहाँ से है। न्यायपालिका की शक्ति, पावर ऑफ जुडिशरी, लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में हुआ था। इमरजेंसी प्रोविजन, जो हमारे राज्यपाल का कार्यालय ऑफिस है, राजनीति का आधारभूत ढांचा और किस प्रकार से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अमेरिका से क्या लिया गया है? सबसे पहला मौलिक अधिकार, बिल्स ऑफ राइट, 12 से 35 तक हमारे अधिकारों के बारे में बताया गया है। हमारे भारत में कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंसी, सर्वोच्च न्यायालय और जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 में दिया गया है। जुडिशियल रिव्यू, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, आर्टिकल 61 हटाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति यानी हमारे वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है, राज्यसभा पदेन सभापति होगा, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो विधि है, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में है, राष्ट्रपति सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली ली है, यानी बाई कैमरल लेजिस्लेचर लिया गया है। बाई कैमरलिज्म जो हमारी संसद है सेम हूबहू आप देखो तो ब्रिटेन की जैसे ही काम करती है। सिंगल सिटीजनशिप लिया गया है, विधि का शासन लिया गया है, कैबिनेट सिस्टम लिया गया है, संसदीय विशेषाधिकार लिया गया है, परमाधिकार लेख रिट्स लिया गया है, आर्टिकल नंबर 32 में है, और चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, द्विसदनीय प्रणाली व्यवस्था, लोकसभा राज्यसभा, ये सब ब्रिटेन से लिया गया। हमने रशिया से क्या लिया है? फंडामेंटल ड्यूटी लिया है। हमारी प्रियम्बल में सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में बताया गया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने 7th शेड्यूल की संवर्ती सूची का प्रावधान लिया है। हमारी प्रियम्बल की भाषा कैसी होनी चाहिए, सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, कैसे पावर का डिवीज़न होना चाहिए, और संसद की दोनों सदनों की जो ज्वाइंट सेशन होती है, आर्टिकल नंबर 108 में दिया गया है। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है? DPSP है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी 36 से लेके 51 तक। राष्ट्रपति का जो कॉलेज सिस्टम होगा, मतलब किस प्रकार से निर्वाचक मंडल होगा, निर्वाचन की पद्धति होगी, ये इसके बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 लोगों को क्या किया जा सकता है? नॉमिनेट किया जा सकता है कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में। और राज्यसभा के लिए सदस्यों का जो नामांकन है आयरलैंड से लिया गया है। तो कैसा लगा? आज के लिए इतना ही, नहीं तो अभी पूरा संविधान पढ़ने लगोगे। एक स्टैटिक जीके का पिटारा था, कल फिर से और भी जो बचे हुए हैं उससे भी डिस्कस कर लेंगे। इसकी PDF आपको हमारे क्रेजी जीके ट्रिक पर मिलेगी, और टेलीग्राम से भी जुड़ जाए, बहुत सारी वहाँ पे भी टेस्ट होते रहते हैं, अपडेट्स मिलता रहता है। बैच अभी लाइव है, आप रूट एप्लीकेशन पे भी जुड़ सकते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को सेशन? ज़रूर अपना प्यार कमेंट बॉक्स पे देना और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। अगर आपको लगता है ये फैमिली आपकी फैमिली है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, घंटी वाला बटन दबा देना, तभी आपको तुरंत पता चल जाएगा जब मैं कोई भी वीडियो डालूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर इसी ऊर्जा, इसी जोश के साथ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। माता पिता का नाम रोशन करना है, अपने पैरों पे खड़े होना है, इस जहां को पा लेना है, सब कुछ पाना है, खुशियों से भरा हमारा जहान होगा, बस हमें मेहनत करनी होगी। चलिए चलते हैं।